हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये हमारा 10 मिनट का सीरीज है जिसके अंदर हम एक एक कंसेप्ट को 10-10 मिनट में समझेंगे। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन होता क्या है? तो साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है? जैसे हमारे पास चार्ज पार्टिकल, इसको हम ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी इसको हायर एनर्जी पे लेके जाना है। हायर एनर्जी पे लेके जाना, तो ये काम कौन करता है? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे इसकी यूज होते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे स्टडी करना। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करना। ठीक है, दूसरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करना, और इसके बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं। ठीक है, और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था दो साइंटिस्ट थे, एक तो ईओ लॉरेंस और दूसरे थे एमएस लिविंगस्टन। इन दोनों ने मिलके 1934 में बनाया था, 1934 में। ठीक है ना। अब देखिए, समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, इसका वर्किंग कैसा है। ठीक है ना। तो देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। तो हम इसके अंदर एक मेटल का डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, इसको हाफ डिस्क है D1 और ये D2। ठीक है, और एक किसका होता है? मेटल का। और दूसरा हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, मैंने इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। ठीक है, इसीलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, है ना, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये जो है परपेंडिकुलर टू बी होता है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड। ठीक है, अब हम इसका तो कंस्ट्रक्शन समझ लिया किस तरीके से होता है। अब इसका वर्किंग समझते हैं। अब देखिए, वर्किंग इसका किस तरीके से होता है। जब भी हम यहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इस पे ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे लगाया ना, इस पे क्या होता है? फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है ना। तो जब भी पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर एनर्जी आ जाती है ना, उसकी वजह से इसके अंदर वेलोसिटी आ जाती है ना। तो जब भी ये इसके पास वेलोसिटी आती है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, तो अब वेलोसिटी ऐसे है ना, सॉरी, वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। तो ये क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स लगता है, क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। वो कितना लगता है? अगर चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, चार्ज q है, तो उसके अंदर ऊपर फोर्स क्या लगता है? अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो फोर्स क्या लगता है? QVB। तो इसी के कारण इस पे फोर्स क्या लगता है? QVB। तो इसीलिए इसका पाथ जो है सर्कुलर होने लग जाता है। तो मान लो ये इस तरीके से है, जब ये यहाँ पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव के कारण फिर से इसको एक्सेलरेट करता है ना, एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर देता है ये वाला टर्मिनल इसको, है ना, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये एक्सेलरेट कर जाता है।
ठीक है। तो फिर से ये एडिशनल एनर्जी, तो रेडियस इसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो फिर जब ये यहाँ ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, जब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है ना, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो फिर से इसको एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और इसका रेडियस इंक्रीज हो। तो ऐसे करते करते इसका रेडियस बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आता है कि वो बाहर निकल जाता है और किसी टारगेट को हिट कर देता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन कराना हो, कोई भी चीज़ का जो भी हमारी एप्लीकेशन होगी, ठीक है, जो भी हमारी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक चीज़ होता है इसमें रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन वो क्या होता है, जैसे देखो ये जब ये स्टार्ट हुआ, फिर ये हाफ रिवोल्यूशन करके यहाँ पे आया, फिर करके यहाँ पे आया, तो जितना टाइम में यहाँ पे आया, उतना ही टाइम में जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव हो गया ना, और ये एक रिवोल्यूशन करके यहाँ पे आ गया, है ना। तो अगर जितना टाइम में ये पॉजिटिव से पॉजिटिव हुआ और जितना टाइम में ये रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, अगर उसका फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा, है ना। तो जिस टाइम में अगर वी अल्फा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वी अल्फा जो है इसके चार्ज पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, यानी वी अल्फा इज इक्वल टू वी सी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये एग्जिट कर रहा होगा, जब ये एग्जिट कर रहा होगा तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ डी के इक्वल होगी, है ना। तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो कि इन मैक्सिमम एनर्जी होगी, है ना, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी से तो निकलेगा। तो अब हमें वो निकालना है कि कितना, और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। तो क्या होगा, अब देखो, अब जब ये बाहर निकल रहा था, मान लो उससे थोड़ा टाइम पहले इसकी वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² बाय r, है ना। और रेडियस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ d यानी ये क्या होगा r, और इनवर्ड फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर QVB। अब QVB किसके इक्वल होगा, QVB इज इक्वल टू mv² बाय r। अब v से v गया, है ना, तो r की वैल्यू क्या होगी, mv बाय QB, है ना, और v की वैल्यू क्या होगी, QBr डिवाइडेड बाय m। तो अब हमें v निकल गया, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि ये कितने एनर्जी से बाहर निकल रहा होगा, है ना। तो ये जो यहाँ पे इस पार्टिकल की एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होता है, के इज इक्वल टू हाफ mv², है ना। तो हाफ mv² का मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो QBr डिवाइड बाय m का होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या आ जाएगा, हाफ Q² B² R² डिवाइड बाय m, यानी ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q² B² R² डिवाइड बाय 2m, यानी ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। अब हमने एनर्जी निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से घूमेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, नोट कर लीजिए इसको।
तो ये हमारा आर की वैल्यू क्या आ गई, एम वी बाय क्यू बी, है ना। तो इससे हम क्या क्या निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना। क्यों, तो क्या होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना। तो हम क्या आर की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं ये वाली, तो v इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी, है ना, एम वी बाय क्यू बी। तो v से v और ये यहाँ पे ओमेगा है ना, तो ये ओमेगा आ जाएगा, हाँ। तो v से v गया तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बी बाय एम, है ना। अब ये हमारे पास आ गया, तो इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ना। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई एम बाय क्यू बी, है ना। और टाइम पीरियड निकल गया तो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। फ्रीक्वेंसी आएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 1 बाय 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। अभी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, क्यू बी डिवाइड बाय 2 पाई एम, क्यू बी डिवाइड बाय 2 पाई एम। अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है किस पे डिपेंड है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एंड मास पे डिपेंड कर रहा है, ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ना ही रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यही इसका प्रिंसिपल होता है, क्या कि जब ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो यही क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये क्या होता है, इसका साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना।